चैनल। इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था क्या, टिश्यू सिस्टम अपन ने ख़त्म किया था, मोनोकॉट रूट वगैरह ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, हमने रूट क्या हो गया ख़त्म किया है। इससे पहले वाले वीडियो में नहीं देखा तो जाके देखिए। एनाटमी प्लांट एनाटमी अपन क्या बोलते हैं, ये सीरीज़ चल रही है प्लांट एनाटमी की, तो इसके कुछ पार्ट्स अपन ने अपलोड किए हैं। तो अब हम आगे करते हैं इसका पार्ट का शुरुआत, जो कि है डाइकॉट स्टेम। ठीक है, सो इससे पहले हमने मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के बारे में पढ़ा था। अब स्टेम पढ़ेंगे, देन अपन पढ़ेंगे लीफ। ठीक है, इस तरीके से हम एनाटमी को ख़त्म करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बीच बीच में बताऊंगा, सो उससे आपका अच्छे से तैयारी होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, स्टेटमेंट लिखा हुआ नीट 2020 में आया है ऐसा करके। ठीक है, तो इस तरीके से तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। डाइकॉट स्टेम यानी कि डाइकोटिलेडनस सिस्टम में क्या क्या होता है, वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला, सेल ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखो डाइकॉट स्टेम में कुछ सेल के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, देन वस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बाहर का लेयर है वो एपिडर्मिस होगा, देन उसके नीचे आएगा हाइपोडर्मिस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद कॉर्टेक्स होते हैं छोटे छोटे, अपन डायग्राम बताएंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंदर में आता है एंडोडर्मिस और उसके नीचे होता है पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर वस्कुलर बंडल पाया जाता है। सो नोट में क्या लिखा है यहाँ पे, हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस और इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो किसके नीचे पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे। ये क्वेश्चन नीट 2022 का। सेकेंड इसका नोट क्या है, द आउटर हाइपोडर्मिस consists of few layers of collenchymatous cells just below the epidermis which provide strength to the young stem and petiole of leaf। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हाइपोडर्मिस होता है वो collenchymatous cells से बना होता है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। ये छोटा सा है पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नोट वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है 2022 का। ऐसे ही बहुत सारे नोट्स अपन ने लिख के रखे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला वीडियो। सेकंड पॉइंट देखते हैं, आउटर हाइपोडर्मिस consists of few layers of collenchymatous cells just below the epidermis which provide strength to the young stem and petiole of leaf। डाइकॉट में ही आता है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं डाइकोटिलेडनस स्टेम। तो उसमें ये जो यंग स्टेम एंड petiole ऑफ लीफ वाला काम है, इससे पहले हमने कॉलेनकाइमा जो हमने पढ़ाया था उसमें एक बार आप जाके देखो, सिंपल टिश्यूज़ में आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, हाइपोडर्मिस वाला टर्म याद रखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ पेरेंकाइमेटस सेल्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स और कॉर्टेक्स क्या कंसिस्ट कर रहा है, पेरेंकाइमेटस सेल्स, एंड इट्स इनर मोस्ट लेयर क्या होता है, उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। यानी कि देखो आपने जो ये जो बताया ना आपको, मतलब कि जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, उसके नीचे वस्कुलर बंडल। तो यही चीज़ें लाइन से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सो चौथा पॉइंट देखते हैं, सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड लेयर आल्सो कॉल्ड एज स्टार्च शीट। देखो एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है उसमें स्टार्च ग्रेन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और इसलिए इस लेयर को हम बोलते हैं स्टार्ची शीट। ठीक है जी, पांचवा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए टिक लगाया हूँ। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, पेरिसाइकल इन डाइकॉट। अब एंडोडर्मिस के नीचे क्या आएगा, पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल को देख लेते हैं, पेरिसाइकल इन डाइकॉट स्टेम आर फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है जी, देख रहे हो, पहले वाला कॉलेनकाइमा से था, दूसरे वाला पेरेंकाइमा से था, अब ये स्क्लेरेंकाइमा से बना होता है। धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा। छठा पॉइंट, इन बिटवीन वस्कुलर बंडल्स फ्यू पेरेंकाइमेटस सेल्स फॉर्म मेड्यूलरी रेस एंड कैम्बियम इज आल्सो फाउंड बिटवीन देम। यानी कि जो वस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं वो बनाते हैं मेड्यूलरी रेस को। ठीक है, और कैम्बियम भी पाया जाता है इनके बीच, क्योंकि ये डाइकॉट है। ठीक है, अब मेड्यूलरी रेस क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। ठीक है, सो आठवां पॉइंट क्या है, रुको सातवां पॉइंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट है ऐसे याद रख लेना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पूछता है, ये डाइकॉट का है, मोनोकॉट का है, रूट का है या स्टेम का है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको टिक करना डाइकॉट स्टेम का है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे और फ़ायदा होगा यार, समझ रहे हो, वरना माइनस मार्किंग हो जाएगा, दिक्कत होगा आपको। ठीक है, आठवां पॉइंट, वस्कुलर बंडल ओपन कॉन्जॉइंट होता है। अब देखो कैसे ओपन हुआ, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है। ओके, मैंने बताया था आपको कि सपोज़ करो यहाँ पे कैम्बियम है, तो ये एक वॉल हो गया, तो ये एक अलग रूम हो गया, ये एक अलग रूम हो गया, तो ये अलग रूम है, तो इसका दरवाज़ा यहाँ पे, इसका दरवाज़ा यहाँ पे, आप यहाँ से घुसोगे ना, तो एक ओपन एक अलग रूम है, ये ओपन अलग, सेपरेट बोल सकते हो, सेपरेट समझो तो ओपन समझ आ जाएगा। सेपरेट रूम्स को हम बोलेंगे ओपन वस्कुलर बंडल। और यहीं पे मान लो मैं सिर्फ एक
चादर टांग देता हूँ, जिसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिसे इन दोनों को जोड़ता है। ये एक ही रूम है, ठीक है, बीच में कंजक्टिव टिश्यू है, यह फ्लोएम, यह जाइलम, तो ये पूरा एक रूम है, एक दरवाज़ा बस दे दिया है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड। दोनों बंदे क्लोज्ड हैं उस रूम में, तो इसलिए ओपन कंजॉइंट वस्कुलर बंडल किस में पाया जाएगा, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, यानी कि इस टाइप से वॉल प्रेजेंट है, तो दो अलग अलग क्या हो गया, ओपन वस्कुलर बंडल बोलेंगे। ठीक है, समझ आई बात, ऐसा है। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो होगा ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो हो जाएगा क्लोज वस्कुलर बंडल, जो कि है मोनोकॉट में, और ओपन वाला किस में होगा, कैम्बियम प्रेजेंट है तो डाइकॉट वाले में। दैट्स इट। अब मोनोकॉट स्टेम देखते हैं, इसके बाद कुछ पॉइंट्स आगे बता दूंगा क्वेश्चन के साथ। अब जल्दी से देखते हैं मोनोकॉट स्टेम को, उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो पहला पॉइंट, मोनोकॉट स्टेम हैज़ स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस। इससे पहले वाले में हमने क्या बताया था, देखो ध्यान से, डाइकॉट में क्या था, कहाँ पे लिखा है, ठीक है, हाइपोडर्मिस डाइकोटिलेडनस स्टेम का कोलेंकाइमेटस होता है, और यहाँ पे हमने क्या बताया कि मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेंकाइमेटस होता है। यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से नीट में क्वेश्चन आता है। सेकंड पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ स्केलेटेड वस्कुलर बंडल्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए, ये जो चीज़ें हैं 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट्स रट्टा में रट्टा याद होना चाहिए, क्योंकि यही उठ के आता है नीट में। ठीक है, तो स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल किसका प्रॉपर्टी है, मोनोकॉट स्टेम का। बोल देगा स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट स्टेम में। ठीक है, आगे और कुछ पॉइंट्स हैं, सबको एक एकत्रित करके आपको क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, कैम्बियम एब्सेंट है, बता चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या है, फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 में आया था, 2020 में आया था, 2021 में आया था, नीट के हर साल में ये क्वेश्चन आता है। अगर मोनोकॉट का क्वेश्चन है तो पैरेंकाइमा एब्सेंट होता है, मोनोकॉट स्टेम में, रूट में मत लिख देना, स्टेम में होता है। ठीक है, वरना क्वेश्चन में नंबर कट जाएंगे आपके। फ्लोएम पैरेंकाइमा किस में एब्सेंट होता है, मोनोकॉट स्टेम में। बोलेगा वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिख देगा फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट है, ठीक है जी। बोलेगा किसकी प्रॉपर्टी है, डाइकॉट स्टेम की है, मोनोकॉट स्टेम की, डाइकॉट रूट की है, मोनोकॉट रूट की है, आपको लिखना है मोनोकॉट स्टेम, और टिक करके आगे बढ़ना है, 4 नंबर आपके। ठीक है, पाँचवा पॉइंट, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट विद इन वस्कुलर बंडल। देखो 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट यार। वस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड है, फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट है मोनोकॉट स्टेम में, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ भी प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल्स के अंदर। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिखा है वो नीट का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो याद रखना। छठा पॉइंट, पेरीफेरल वस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वंस, यानी कि अब इसे समझो, सपोज करो ये यहाँ पे वस्कुलर बंडल है, मतलब एक घेरा है पेरीसाइकिल, उसके अंदर वस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो बाहर में जो वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल्स मतलब क्या क्या इंक्लूड है, जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम जो बाहर में है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू जो सेंटर में है, समझ रहे हो। वही चीज़ बोला है कि पेरीफेरल वस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वंस, उल्टा बता दिया, जो पेरीफेरे पे है वो छोटे होंगे सेंट्रली लोकेटेड वंस, यानी कि बीच में जो है बड़े बड़े वस्कुलर बंडल्स होंगे। ठीक है, और पेरीफेरी पे ना छोटे छोटे वस्कुलर बंडल होंगे। ठीक है, उल्टा बोल दिया था उसके लिए, सॉरी। यही चीज़ लिखी हुई है कि पेरीफेरी पे जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो छोटे होंगे एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रली लोकेटेड वंस, यानी कि सेंटर में जो लोकेटेड है वो बड़े होंगे। अब मैंने डायग्राम भी बनाया इस चीज़ को समझाने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है सेंट्रली लोकेटेड ये वाले, ठीक है, और पेरीफेरी वाले ये वाले। ठीक है, तो सेंटर में जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं वस्कुलर बंडल्स, और जो पेरीफेरी पे छोटे छोटे हैं। भाई देखो, स्टेम अपन ने ख़त्म किया, रूट ख़त्म किया, अब हम लीफ पढ़ने वाले हैं। इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं नीट में, इससे ही आता है आईएमपी, इसीलिए ये है। कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछता है नीट में। डायग्राम अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी देख लेना एक बार, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अब अपन स्टेम वगैरह तो ख़त्म कर चुके हैं, अब लीफ ख़त्म करते हैं और आपको बताते हैं कि लीफ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, हाँ। तो लीफ क्या होता है, देखो लीफ में 2 टाइप का होता है, एक डाइकॉट लीफ होता है, एक मोनोकॉट लीफ होता है। तो डाइकॉट लीफ जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, ठीक है, और जो मोनोकॉट लीफ होता है ना, मोनोकॉट लीफ होता है वो आइसोबाइलेटरल, मतलब कि दोनों तरफ सेम दिखता है। सपोज करो डॉर्सी वेंट्रल क्या होता है वो बताता हूँ। ये हमारा शरीर है भाई, ऐसे ही बता रहा हूँ, ये फेस है और ये पेट वगैरह है। तो ये साइड जो होता है, जिस साइड हमारा दिल होता है ना, सपोज़ करो जहाँ पे हमारे चेस्ट होते हैं, ठीक है, नाभि होती है, तो फेस जिस तरफ होता है ना उस तरफ को वेंट्रल साइड बोलते हैं, और पीठ जो होता है ना, पीठ वो होता है आपका डॉर्सल साइड। ओके, सपोज़ करो यही चीज़ है, यानी कि जिसमें वेंट्रल और डॉर्सल को हम पहचान सकते हैं, अलग अलग दिखाई देता है, उसी बॉडी को या सरफेस को या किसी ऑब्जेक्ट को हम डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। अब मोनोकॉट में क्या होता है, देखो मोनोकॉट में क्या है, आइसोबाइलेटरल। सपोज़ करो आपने चोकोबार खाया है, ये चोकोबार है, ठीक है, चोकोबार का ऊपर का साइड भी
और नीचे का साइड भी। सपोज़ करो ये चोकोबार है, ठीक है, तो इसका ऊपर का साइड की नीचे भी साइड दोनों सेम दिखाई देगा, तो उसे बोलेंगे आइसो बायलैटरल। दोनों साइड सेम है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है, इसे आइसो बायलैटरल कहते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे डाइकॉट, तो इससे हम टॉपिक से भटकते नहीं। डाइकॉट लीफ जो होता है डॉर्सीवेंट्रल लीफ भी कहते हैं, क्योंकि इसका ऊपर और नीचे का भाग अलग अलग पहचाना आ सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, तो इसका पहला पॉइंट है अपर आउटर मोस्ट लेयर। अपर आउटर मोस्ट लेयर इज एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर जो लेयर होता है उसे एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट उसी में होता है लोअर वाले में, ठीक है, एबैक्सियल में। अब देखो एडेक्सियल और एबैक्सियल में आपको डिफरेंस समझना है ना, तो नाम याद कर लेना, ऊपर जो है और नीचे जो है। देखो नीचे जो तल होता है, जो नीचे होता है हमारे पैर का, उसको क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं, नॉर्मल हम बेस बोलते हैं। तो एबैक्सियल, एबैक्सियल मतलब बेस, तो बेस वाले पोर्शन क्या बोलेंगे, नीचे वाले को एबैक्सियल बोलेंगे, ऊपर वाले को एडेक्सियल बोलेंगे। डी फॉर डॉर्सल, डी फॉर एडेक्सियल, ठीक है। तो डॉर्सल वाले को, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, एडेक्सियल, और नीचे वाले को बेस है मतलब एबैक्सियल, ठीक है। ऐसे न्यूमोनिक है, याद कर लेना, टर्म इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले लेयर को, इस लीफ का ऊपर वाले लेयर को एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे, नीचे वाले लेयर को बोलेंगे एबैक्सियल एपिडर्मिस। दोनों तरफ एपिडर्मिस होगा ना। देखो अपन बोले थे ऊपर से नीचे जाना है, तो ये इधर से ऊपर हो गया इस रेफरेंस में, ये इधर से ऊपर हो गया, यहाँ एंडोडर्मिस, फिर क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स, फिर हाइपोडर्मिस वगैरह, ये सब चीज़ें आएंगी ना। यहाँ से भी एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, ऐसा आता है, ठीक है जी। तो याद रखना इस चीज़ को। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, लोअर पार्ट ऑफ एबैक्सियल कंटेन्स स्टोमेटा, देन अपर। देखो अगर आप रेशियो की बात करते हो कि एपिडर्मिस जो है दोनों साइड है, तो स्टोमेटा भी दोनों साइड होना चाहिए, लेकिन एबैक्सियल वाला जो होता है वो ज़्यादा स्टोमेटा कंटेंट करता है देन एडेक्सियल से, ठीक है। क्योंकि ये रीज़न है, क्योंकि नीचे ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्टोमेटा, ऐसा बोल सकते हो। एबैक्सियल में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन एडेक्सियल में भी पाया जाता है, लेकिन एबैक्सियल से कम पाया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट क्या है, द टिश्यू बिटवीन द एडेक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। अब इसको समझो, अगर आप पूछोगे कि फूड का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो भाई मेसोफिल सेल सबसे बड़ा नाम आता है इस चीज़ में कि वही ये काम करता है, ठीक है। अब मेसोफिल सेल ये बता रहा है कि एडेक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस के बीच में सेल्स होते हैं, कुछ इलोंगेटेड होते हैं, कुछ राउंडेड होते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं ये मेसोफिल सेल्स, ठीक है। बताता हूँ, थोड़ा ध्यान। चौथा पॉइंट क्या है, ओह शिट, चौथा पॉइंट है कि मेसोफिल इज मेड अप ऑफ पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। देखो भाई, अपर वर्टिकली पैरेलल इलोंगेटेड सेल्स और ओवल सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड पैरेन्काइमा। यानी कि अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हो तो ऐसे 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 स्ट्रक्चर, ये पैरेलली जो इलोंगेटेड सेल्स है ना, वो पैलिसेड पैरेन्काइमा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा है, और उससे नीचे राउंडेड राउंडेड जो होंगे वो स्पंजी पैरेन्काइमा है। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा, देखो पैलिसेड पैरेन्काइमा प्लस स्पंजी पैरेन्काइमा इज इक्वल टू मेसोफिल सेल्स, जो कि क्या करेंगे, फूड का सिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे प्लांट्स में, ठीक है, ये चीज़ है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स। आपने वेन्स देखे हैं, सपोज़ करो ये लीफ है, अरे यार गलत लीफ बना दिया, ये लीफ है और इसमें कुछ ऐसे, ये यहाँ से ऐसा ऐसा, इसे वेन्स बोलते हैं, ठीक है, वेन्स, और इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ऐसा निकलता है, उसे वेनलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो बोला क्या है, वस्कुलर बंडल का साइज़ जो होगा ना वो डिपेंड होगा साइज़ ऑफ वेन्स पे, जितना बड़ा वेन्स उतना बड़ा वस्कुलर बंडल का साइज़, ठीक है। अब वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट में पाया जाता है ये फंक्शन, मोनोकॉट में नहीं होता, कि वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एक थिक लेयर से सराउंडेड होते हैं, जिसे बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। मैं डायग्राम दिखा दूंगा अगर बनाया होगा मैं आगे, ठीक है जी। नहीं भी बनाया होगा तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आइसोबायलैटरल लीफ, मोनोकॉट लीफ को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द आइसोबायलैटरल लीफ यानी कि मोनोकॉट लीफ को। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, एनाटमी ऑफ दिस इज सिमिलर टू द डाइकॉट लीफ। वही है, मैनी एस्पेक्ट्स में ये सिमिलर होता है। और बात करें इस चीज़ की कि सेकेंड पॉइंट क्या है कि आइसोबायलैटरल होता है, दो सरफेस जो होते हैं अपर और लोअर वो एक जैसे दिखते हैं, मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इसका जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा प्रेजेंट इन बोथ एडेक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस। डाइकॉट में क्या था, डाइकॉट में सिर्फ बेस पे यानी कि एबैक्सियल एपिडर्मिस में प्रेजेंट था ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एडेक्सियल, ठीक है। लेकिन अगर आप आइसोबायलैटरल मोनोकॉट लीफ की बात करें तो एबैक्सियल और एडेक्सियल दोनों एपिडर्मिस में उतना ही प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, बराबर, ठीक है।
चौथा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, मेसोफिल इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा। अगर आपको पूछे पेपर में कि डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में डिफरेंस बताइए, क्या लिखना है कि जो मोनोकॉट लीफ है उसमें मेसोफिल जो है पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, इन ग्रास एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स मॉडिफाई इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विच देन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड दे बिकम टर्गिड। देखो क्या होता है, जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है ऊपर वाला ग्रास में, वो कर्ल वगैरह होकर मॉडिफाइड होकर बुलीफॉर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर को और टर्गिड फूल जाता है। जैसे कि गुब्बारा होता है ना, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसे फूल जाता है, वैसे ही बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, दे बिकम टर्गिड एंड इन वाटर स्ट्रेस। जब पानी की कमी होती है तो क्या होता है पता है, पानी की कमी होती है तो दे बिकम फ्लैसिड, यानी कि फिर से वो क्या होता है, नॉर्मल हो जाते हैं, फिर एकदम चूसा हुआ आम बन जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, दे मेक लीव्स कर्ल, दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ट्स टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। अब समझो इस चीज़ को, देखो पानी बहुत ज़्यादा है तो ये फूल जाएगा, ये बुलीफॉर्म सेल्स है। ठीक है, और पानी जैसे ही कम हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे है फ्लैसिड हो जाएगा सबसे पहले, फिर ऐसे कर्ल करेगा, ऐसे 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 राउंड हो जाएगा। देखा होगा अपने ग्रास में कई बार, जो देखो ऐसे ग्रास होता है ना, वो ऐसे 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 मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, तो इसी को बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं वही करते हैं इसको। एक आप बोल सकते हो इसका एक प्रॉपर्टी है प्लांट का कि जैसे ही वाटर स्ट्रेस होता है फ्लैसिड हो जाता है और उसके बाद इनवर्ड कर्ल करता है अपने आप को, ताकि वाटर लॉस को कम कर सके। ठीक है, यही फंक्शन है बुलीफॉर्म सेल्स का, जो कि बनता है किससे, एडेक्सियल एपिडर्मिस से। किसमें, ग्रासेस में। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नोट क्या करना है, इन डाइकॉट रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है। मैंने कहा था वेन्स और वेनलेट्स के बारे में थोड़े पहले डिस्कस किया था। तो डाइकॉट में जो है उसी वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है, किसी में पैरेलल होता है, किसी में रेटिकुलेट होता है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ये रेटिकुलेट है, ये पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, सो वेन्स के अरेंजमेंट को ही हम वेनेशन कहते हैं। दो टाइप का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, एक पैरेलल वेनेशन। अगर किसी लीफ में, मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर किसी लीफ में ऐसा पैरेलल वेनेशन दिख रहा है, पैरेलली जा रहे हैं वेन्स, तो इसे पैरेलल वेनेशन कहेंगे, जो कि मोस्टली मोनोकॉट में होता है। ठीक है, और अगर आपको इधर उधर वेन्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ये लीफ है, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है जी, तो अब इसके बाद अपन करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अभी तक का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट का हो गया है। ठीक है।